दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी कौन सी है तो शायद तुम कहोगे अवतार या एवेंजर। और तुम गलत भी नहीं होगे क्योंकि अवतार ने वर्ल्ड वाइड 2.9 बिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जो कि अपने आप में ही काफी हिस्टोरिक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। लेकिन एक चीज है जिसने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, GTA 5, जिसकी वर्ल्ड वाइड 10 बिलियन डॉलर की कलेक्शन है। ये कोई मामूली गेम नहीं है, इस पे तुम पूरा का पूरा एक क्रिमिनल नेटवर्क खड़ा कर सकते हो, गाड़ियां चुरा सकते हो, बैंक लूट सकते हो, पुलिस ऑफिसर को घूस दे सकते हो और इवन एक ड्रग एम्पायर चला सकते हो जो कि अरबों रुपए का हो। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग चीज है। एक्चुअली GTA 5 साल 2013 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसका नेक्स्ट वर्जन GTA 6 को बनाने में कंपनी को पूरे 13 साल लग गए। और जब GTA 6 का ट्रेलर रिलीज हुआ तो इसने 24 घंटों के अंदर ही 90 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर लिया। इस गेम के ग्राफिक्स और कैरेक्टर्स इतने रियलिस्टिक है जिन्हें देखकर लगता है मानो आप रियल दुनिया में उतर गए हों। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे सिर्फ दो भाइयों ने मिलकर GTA जैसा वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल गेम बनाया। कैसे इन गेम्स ने कंटिन्यूसली 25 सालों तक गेमिंग इंडस्ट्री में रूल किया, और आखिर क्यों GTA 6 को बनाने में कंपनी को पूरे 13 साल लग गए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। This bill will prohibit the sale of violent and sexually explicit video games. It's a game that's already controversial. A resolution that urges the Federal Trade Commission to investigate your spine if you hear these three words: Grand Theft Auto. साल था 1995। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में DMA डिजाइन करके एक छोटी सी कंपनी थी जो कि एक कार रेसिंग गेम बना रही थी। इस गेम में ज्यादा कुछ खास नहीं होने वाला था, बस कुछ गाड़ियां थी और सड़कें। लेकिन होता क्या है कि जब इस गेम को टेस्ट किया जा रहा था तब इसमें एक ग्लिच आ जाता है और गेम में मौजूद सारी पुलिस की गाड़ियां प्लेयर्स की गाड़ियों से टकराने लग जाती हैं बिना किसी वजह के। डेवलपर्स चाहते तो वो इस बग को ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक अजीब पैटर्न नोटिस किया। हर वो इंसान जिसने इस ग्लिच वाले वर्जन को खेला वो एक्चुअली इस गेम को ज्यादा पसंद कर रहा था, ज्यादा हंस रहा था और इस गेम में हो रहे केओस को ज्यादा एंजॉय कर रहा था। और दोस्तों यही वो पल था जब GTA का जन्म हुआ। उस वक्त इस गेम के 3 लीड डेवलपर्स थे। पहला सैम हाउजर, दूसरा उसका भाई डैम हाउजर और तीसरा एक स्कॉटिश प्रोग्रामर डेविड जॉन्स। यहाँ पर सैम हाउजर को दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद थी, एक तो अमेरिकन क्राइम मूवीज और दूसरा अमेरिकन म्यूजिक। एक इंटरव्यू के दौरान वो बताते हैं कि उन्होंने गॉडफेलस मूवी को 50 बार से भी ज्यादा देखा है। एक्चुअली गॉडफेलस उस वक्त की एक काफी मशहूर गैंगस्टर और क्राइम बेस्ड मूवी थी। As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. और यहाँ पर सैम हाउजर कुछ ऐसा ही बनाना चाहते थे जो कि इन फिल्मों जैसा फील दे। और इस ग्लिच वाले इंसिडेंट के बाद उनका आइडिया पूरी तरह से साफ हो गया। उनके दिमाग में यह आइडिया आया कि क्या हो अगर हम कुछ ऐसा गेम बना दे जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, गाड़ियां चुराओ, पुलिस को मारो, पुलिस से भागो और एक क्रिमिनल की जिंदगी जियो। और इसी आइडिया के बेसिस पर 1997 में जाकर पहला ग्रैंड थेफ्ट ऑटो रिलीज होता है। ऊपर से देखने में इसका कुछ बर्ड आई जैसा व्यू था, ग्राफिक्स बहुत ही प्रिमिटिव थे और शहर एकदम कार्टून जैसा लगता था। लेकिन आइडिया बहुत रेवोल्यूशनरी था। एक ओपन वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हें बताया नहीं जाता कि तुम्हें क्या करना है, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारे अपने फैसले होते हैं। यहाँ पर अगर आप मोटा माटी समझो तो सैम हाउजर ने एक ऐसी चीज बना दी थी जो कि गेमिंग हिस्ट्री में आज से पहले कभी नहीं बनी थी। गेम की सेल्स पहले तो कम ही रही, लेकिन कंट्रोवर्सी आग की तरह फैली, क्योंकि ये एक ऐसा गेम था जहां तुम वर्चुअली पुलिस को मार सकते थे, सिविलियंस को गाड़ी से कुचल सकते थे और ओवरऑल जितने ज्यादा तुम क्राइम करोगे उतने ही ज्यादा तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। और दोस्तों इस चीज की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज के पॉलिटिशियंस काफी घबराए हुए थे। लेकिन यहाँ पर GTA के साथ एक बहुत अजीब चीज देखने को मिली। जब भी इस गेम को पब्लिकली दबाने की कोशिश की गई तब इसकी सेल्स और बढ़ गई। गेमिंग इंडस्ट्री में इसे स्ट्री सैंड इफेक्ट कहते हैं, यानी जितना ज्यादा तुम किसी चीज को दबाओगे उसे उतना ही अटेंशन मिलेगी और लोग उसे उतना ही देखना चाहेंगे। 1999 में अमेरिका के पॉलिटिशियंस ने इस गेम को ब्लेम करते हुए कहा कि ये गेम एक्चुअली हमारे बच्चों के दिमाग में एक क्रिमिनल माइंडसेट डाल रहा है और इसे फौरन ही बैन कर देना चाहिए। लेकिन गेस व्हाट, इससे हुआ ये कि अगले ही वीक हर स्टोर से GTA आउट ऑफ स्टॉक हो गया। लेकिन कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ रही थी और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली साल 2003 में, जब टीनेज में दो भाइयों ने मिलकर एक आम आदमी को गोली मार दी और एक को घायल कर दिया।
दिया। अपने बच्चों को बचाने के लिए उनके पेरेंट्स ने एक लॉयर हायर किया, जैक थॉम्सन। और जब जैक थॉम्सन उन लड़कों से बातचीत करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ऐसा करने के पीछे उन्हें इंस्पिरेशन मिली थी GTA से। जिस तरह से वो गेम में पुलिस को मार रहे थे, क्राइम्स को अंजाम दे रहे थे, सेम उसी तरह से उन्होंने रियल लाइफ में कर दिया। जिसके बाद जैक ने रॉकस्टार गेम्स पर 246 मिलियन का केस कर दिया। ये केस बहुत ऊपर तक गया, लेकिन कोई भी साइंटिफिक एविडेंस ना मिलने के कारण कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया। यहाँ पर एक और अजीब चीज देखने को मिली। साल 2000 में जब GTA सबसे ज्यादा पॉपुलर था, उस वक्त अमेरिका में एक्चुअली क्राइम रेट काफी कम हो गए थे। पैट्रिक मार्के, जो कि विलोनिवा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर थे, उन्होंने पाया कि जब भी कोई वायलेंस गेम रिलीज होता है उस वक्त रियल लाइफ क्राइम एक्चुअली घट जाती है, क्योंकि जो टीनेजर्स घर से बाहर निकलकर क्राइम को अंजाम दे सकते हैं वो उस वक्त घर में ही बैठकर गेम खेल रहे होते हैं और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उसी गेम में निकाल लेते हैं। जैक थॉम्सन इस चीज के खिलाफ लड़ते रहते हैं, केस पे केस डाला, गेम स्टोर्स, डेवलपर्स और पब्लिशर्स को टारगेट किया, लेकिन साल 2008 में उल्टा उन्हीं के खिलाफ फ्लोरिडा बार एसोसिएशन ने हैरेसिंग और बेकार लॉ सूट डालने की वजह से उन्हें परमानेंटली लॉ प्रैक्टिस करने से बैन कर दिया और GTA पहले से और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। फिर साल 2004 में रॉकस्टार ने लॉन्च किया GTA सैन एंड्रियास। और ये गेम पहले वाले से भी ज्यादा पॉपुलर हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गेम की थीम एक्चुअली रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड थी। 1992 में लॉस एंजलिस सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि दंगों और लूटपाट का हब बन चुका था। उस वक्त वहाँ की सड़कों पर गैंग वॉर एकदम आम बात थी। कोकेन और ड्रग्स ने पूरी जनरेशन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। पुलिस पर करप्शन और रेसिज्म के गंभीर आरोप लग रहे थे। यही वो माहौल था जिससे रॉकस्टार ने GTA सैन एंड्रियास को जन्म दिया। Grand Theft Auto San Andreas has a lot to tell us, unfortunately, about American culture. अगर आप नोटिस करोगे तो शहर की एक्चुअल चीजों को ही उस गेम के अंदर डाला गया है। जैसे कि गेम का लॉस सैंटोस असल में लॉस एंजलिस से प्रेरित है। ग्रॉब स्ट्रीट फैमिलीज और बेलास जैसी गैंग एक्चुअली रियल गैंग कल्चर से प्रेरित है और पूरे गेम में गैंग वॉर, ड्रग रेसिज्म, टेंशन और 1992 के रायोट्स जैसी घटनाओं का इफेक्ट साफ दिखाई देता है। और क्योंकि इस गेम ने रियल लाइफ इंसिडेंट को इतना ह्यूमनाइट तरीके से पेश किया था कि ये लोगों को बहुत पसंद आता है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इसकी 27.5 मिलियन कॉपी सोल्ड आउट हो गई और इसी के साथ ये PS2 का ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग गेम बन गया। लेकिन 2005 में ये गेम एक ऐसी कंट्रोवर्सी में फंस गया जिसने गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। इस कंट्रोवर्सी का नाम था हॉट कॉफी स्कैंडल। We are determined to stop a situation in which video games with pornographic and violent content are being peddled to our children. दरअसल इस गेम को बनाते वक्त उन्होंने गेम के अंदर ही एक एडल्ट मिनी गेम तैयार किया। बाद में उन्होंने उसे हटा भी दिया, लेकिन रियलिटी में उस गेम के कोड उस गेम के फाइलों में मौजूद ही रहे। और कुछ समय बाद गेम डेवलपर्स ने एक मोड की मदद से उस छिपे हुए कंटेंट को अनलॉक कर दिया और देखते ही देखते इसकी खबर इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। लोगों ने रॉकस्टार पर आरोप लगाया कि वो गेम में एडल्ट कंटेंट रख रहे हैं और इसकी जानकारी उन्होंने रेटिंग एजेंसीज को नहीं दी। नतीजा, गेम की मैच्योर रेटिंग बदलकर एडल्ट्स ओनली कर दी गई। कई बड़े रिटेल स्टोर्स ने गेम को बेचना बंद कर दिया। रॉकस्टार को लाखों कॉपियां वापस मंगवानी पड़ी, नया वर्जन इशू करना पड़ा और कंपनी को $20 मिलियन से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। यहाँ पर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद लोगों के मन में सवाल था कि क्या रॉकस्टार अब वापस से कमबैक कर पाएगा? और जवाब था हाँ। 2008 में रॉकस्टार ने लॉन्च किया GTA 4। इस बार सिर्फ एक नया गेम नहीं बल्कि एक पूरा नया एक्सपीरियंस दुनिया के सामने था। पहली बार लिबर्टी सिटी इतना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। कैरेक्टर्स के इमोशंस, फिजिक्स, डाइविंग मैकेनिक्स और डिटेल्स, हर चीज पहले से कहीं गुना ज्यादा बेहतर थी। और इस गेम का मेन कैरेक्टर निको बेलिक सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था बल्कि वो एक इमिग्रेंट था जो कि अमेरिकन ड्रीम की तलाश में लिबर्टी सिटी आता है। लेकिन उसे यहाँ क्या मिलता है? करप्शन, क्राइम और एक्सप्लॉयटेशन। क्रिटिक्स ने इस गेम को गेमिंग हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन गेम्स में से शामिल कर दिया था। GTA 4 ने रिलीज के सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही $310 मिलियन की कमाई की थी और पहले ही वीक में $500 मिलियन। कंपैरिजन के लिए उस साल की सबसे सक्सेसफुल मूवी थी द डार्क नाइट और उसने अपने ओपनिंग वीकेंड में सिर्फ $160 मिलियन कमाए थे।
लेकिन इसके बाद यहाँ पर रॉकस्टार कुछ ऐसा रिलीज करता है जो कि दशकों तक गेमिंग इंडस्ट्री में रूल करता है, GTA 5। इस गेम को बनाने में डेवलपर्स को 5 साल और करीबन $265 मिलियन लगे थे और इसे लगभग 1000 लोगों ने मिलकर बनाया था। ये गेम इतना पॉपुलर हुआ कि इसकी टोटल 195 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। इसके अलावा GTA ऑनलाइन के साथ रॉकस्टार का जो मल्टीप्लेयर वर्ल्ड है वहाँ से भी हमेशा पैसा आता रहा। इनफैक्ट प्लेयर्स असली पैसे खर्च करते हैं गेम्स के अंदर करेंसीज खरीदने के लिए। GTA ऑनलाइन से रॉकस्टार ने $8 बिलियन कमाए। मार्क माई वर्ड, $8 बिलियन सिर्फ एक सिंगल गेम से। पैसा ही पैसा होगा। अब अगर आप यहाँ पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर देखो तो ये गेम यूके यूएस जैसे कंट्रीज पर तो काफी पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन इंडिया में इसका कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं था, क्योंकि साल 2003 या 2004 के आसपास इंडिया के ज्यादातर घरों में इंटरनेट मौजूद नहीं था और गेमिंग कंसोल तो बहुत दूर की बात है। लेकिन शहर के हर मोहल्ले या गली के कॉर्नर पर एक साइबर कैफे जरूर होने लग रहा था। इंडिया की पहली गेमिंग कैफे 1996 में बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड पे एक कैफे कॉफी डे में शुरू हुई और यहीं से इंडिया के गेमिंग कल्चर की नींव पड़ी। अब उस समय इंडिया में GTA वाइस सिटी की ओरिजिनल कॉपी 15 से 2000 के आसपास बिकती थी, लेकिन उस वक्त के मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये अमाउंट काफी ज्यादा था। इसीलिए वहाँ की लोकल मार्केट ने इस गेम की पायरेटेड सीडीज बनाई और उन्हें 50 से 100 रुपए के बीच में बेचना शुरू किया। और यही वो जनरेशन थी जिसने बाद में जाकर यूट्यूब की गेमिंग इंडस्ट्री क्रिएट की। और आज इसका सबसे बड़ा प्रूफ है टेक्नो गेमर जैसे गेमर। आज वो एशिया के सबसे बड़े इंडिविजुअल गेमिंग यूट्यूबर हैं। 50 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर और 16 बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। टेक्नो गेमर्स का GTA सीरीज उनका सबसे पॉपुलर कंटेंट है। हर GTA पे एवरेज 20 से 30 मिलियन व्यूज आते हैं और उन्होंने अब तक 170 से ज्यादा एपिसोड्स बनाए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सिर्फ एक क्रिएटर की सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये GTA की पॉपुलरिटी का भी सबूत है। लेकिन इस पॉपुलरिटी ने एक और चीज पैदा की, एक ऐसा इंतजार जो गेमिंग हिस्ट्री में आज से पहले कभी नहीं देखा गया। 13 सालों तक लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते रहे कि आखिर GTA 6 कब आएगा। और फिर फाइनली दिसंबर 2023 में जाकर रॉकस्टार इसका पहला ट्रेलर रिलीज करता है। 24 घंटों में 90 मिलियन से ज्यादा व्यूज और इसी के साथ ये यूट्यूब हिस्ट्री का सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ट्रेलर्स में से एक बन जाता है। सोर्सेस के एस्टिमेट के मुताबिक इस गेम को बनाने में $2 बिलियन से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। अगर आपको ये पैसे कम लग रहे हैं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी $1.6 बिलियन में बनकर तैयार हो गई थी। खैर इस बार इस गेम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आज से पहले GTA के किसी भी वर्जन में मौजूद नहीं थी। जैसे कि पहली बार GTA की हिस्ट्री में एक फीमेल प्रोटोगनिस्ट है जिसका नाम है लूसिया। पहली बार GTA में इन गेम सोशल मीडिया सिस्टम है। कैरेक्टर वीडियोस अपलोड करते हैं, लाइव स्ट्रीम देखते हैं और पूरी दुनिया सोशल मीडिया ट्रेंड से इन्फ्लुएंस होती है। पहली बार गेम में रियलिस्टिक बॉडी एंड फिटनेस सिस्टम है। अब जेसन और लूसिया की फिजिकल कंडीशन लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। अगर वो वर्कआउट करेगा तो फिट रहेंगे और अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो उसका इफेक्ट बॉडी और परफॉर्मेंस पर भी दिखेगा। पहली बार गेम में इंटेलिजेंट AI पुलिस सिस्टम है। इस बार पुलिस सिर्फ स्टार्स देखकर चेज नहीं करेगी, वो खुद से ही एविडेंसेस सर्च करेगी, लास्ट नोन लोकेशन चेक करेगी और तुम्हें ढूंढने की स्ट्रेटजी बदलेगी। इसके अलावा एक और चीज जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हुई है वो ये कि आखिर GTA 6 को आने में 13 साल क्यों लग गए। दरअसल इसके पीछे की वजह बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर रॉकस्टार कुछ ऐसा बनाने लग रहे थे जो कि एकदम अल्ट्रा रियलिस्टिक ओपन वर्ल्ड फील दे। इसके अलावा कई सोर्सेज से ये भी पता चलता है कि साल 2014 से 2008 के बीच रॉकस्टार एक दूसरा गेम बनाने लग रहा था, रेड डेड रिडेम्पशन 2, और ये गेम भी काफी सक्सेसफुल रहा। इसने अपने पहले वीकेंड में $725 मिलियन की कमाई की। RDR2 ने 175 से भी ज्यादा गेमिंग अवार्ड जीते और इसकी मैसिव सक्सेस के बाद ही था जब 2018 और 20 के बीच में रॉकस्टार एक्चुअली जाकर GTA 6 पर काम करना शुरू करती है। और अगर यहाँ से कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करें तो आज के दिन पर रिपोर्ट्स के मुताबिक प्री ऑर्डर शुरू होते ही गेम ने लगभग $3 बिलियन की बुकिंग वैल्यू जनरेट कर ली है। यानी अभी भी वो गेम पूरी तरह से लोगों के हाथों में नहीं आया, तब भी वो लोग इतना पैसा देने को तैयार हैं। और यहीं से आप समझ सकते हो कि लोग इस गेम को लेकर कितना क्रेजी हैं। GTA की कहानी सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है और ना ही सिर्फ एक ओपन वर्ल्ड गेम की।
ये इंसान के उस क्यूरियोसिटी की कहानी है जो कि हमेशा से एक नई दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता है। कभी हम वाइस सिटी की नियॉन लाइट्स में बाइक लेकर घूमते हैं, कभी सैन एंड्रियास के हाईवेज पर बिना किसी डेस्टिनेशन के ड्राइव करते हैं, कभी माउंट चिलाट की चोटी पर सिर्फ सनसेट देखने के लिए पहुंच जाते हैं, और कभी बस दोस्तों के साथ एक वर्चुअल दुनिया में अपनी कहानी बना लेते हैं। शायद इसीलिए GTA सिर्फ मिशंस कंप्लीट करने का गेम नहीं बना। यहाँ पर हर प्लेयर की अपनी एक अलग कहानी होती है, अपनी कुछ यादें होती हैं। खैर, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए Subscribe.